माइक्रोमीटर के बारे में बताए थे आपको। तो एक स्टूडेंट कहा कि सर जी उसमें नोट्स भी रहेगा तो सही रहेगा। तो देखिए उसमें नोट्स भी है, आपको डाल देते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे रेंज है तो माइक्रोमीटर की जो स्लीव पर अंकित निशानों और माइक्रोमीटर द्वारा ली जाने वाली माप की सीमा को रेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे रेंज क्या है, ये स्लीव है, ये स्लीव है और इस पर जो अंकित जो निशान है वही जो है क्या होता है, हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, माप लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसका रेंज कितना है, 15 mm तक। देखिए यहाँ तक है, यहाँ स्केल तक तो 15 mm है। तो उसी तरह से और भी माइक्रोमीटर का जो है रेंज होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर, मेट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज 25 mm होती है और प्रत्येक 25 mm के बाद माइक्रोमीटर के शेप और साइज बदल जाता है। उसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 mm आदि, अर्थात प्रत्येक 25 mm के बाद माइक्रोमीटर बदल जाता है। ठीक है, अब इसमें जीरो रीडिंग। जीरो रीडिंग क्या होता है कि किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को जीरो रीडिंग कहते हैं। प्रारंभिक रीडिंग जैसे कि मान लीजिए, जैसे 0 से 25 mm रेंज वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग 0.00 mm होती है और 25 से 50 mm रेंज वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग 25 mm होती है और 50 से 75 वाले की 50 mm और 75 से 100 वाले की 75 mm होती है। ठीक है, जैसे ये 0 से 15 mm है तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, स्लीव पर ये घुमाएंगे तो ये एनविल पर जाकर स्पर्श करेगा स्पेंडल इसका, तो यहाँ पर इसका मान क्या होता है, 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 से 15 mm का है। ये आ गया, तो यहाँ पर और ये दोनों मिलाकर 0 है। ये सटा हुआ है ना, देखिए स्पर्श कर दिया है, इस पर पूरा स्पर्श कर गया है, तो ये 0 हो गया। तो लेकिन अगर ये 25 से 50 mm के बीच में होता तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ 25 रहता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पर नीचे या 25 mm लिखा रहता है। लेकिन यही जब क्या होता है कि 50 से 75 mm का होता है तो यहाँ पर 0 ना देकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाता है। और 50 से 100 रहेगा, 50 से 75 और 75 से 100 रहेगा तो यहाँ पर 75 जीरो रीडिंग बताएगा। ठीक है, 75 जीरो रीडिंग। तो 75 से 100 के बीच में अगर हमको चेक करना होगा तो 75 से 100 वाले रेंज पर वाले माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हो, जीरो रीडिंग। अब जीरो एरर क्या होता है, यहाँ लिखा है जीरो एरर। एरर माने शून्य त्रुटि। तो शून्य त्रुटि क्या होता है, तो माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक करने के लिए माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल को आपस में संपर्क में लाने के बाद देखा जाता है कि थिम्बल का जीरो स्लीव के डेंडम लाइन पर बने जीरो के साथ मिल रहा है कि नहीं। यदि थिम्बल का जीरो स्लीव की जीरो से नहीं मिलता है, अर्थात आगे या पीछे रह जाता है, तो समझना चाहिए कि माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि है। यह शून्य त्रुटि निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। अब देखिए, हमने कहा आपसे कि जो ये स्लीव है और ये स्पेंडल है, तो जब ये स्पेंडल जाकर एनविल पर मिले, ठीक है, देखिए आप लिखा है ना, यानी कि माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक करने के लिए माइक्रोमीटर के स्पेंडल, यानी स्पेंडल ये हो गया, और एनविल को, एनविल वाले ये जहां जाकर स्पर्श करता है स्पिंडल, ये वाला भाग एनविल है, देख रहे हैं ना, यहाँ एनविल के डेंडम लाइन पर बने जीरो के साथ मिल रहा है। अब इसको हम घुमा रहे हैं, स्पिंडल जाके यहाँ मिल रहा है और ये जो है ये जीरो पर आकर और इसका जीरो दोनों मिल रहा है, तो इसमें शून्य त्रुटि नहीं है। ठीक है, ये भी जीरो और ये भी जीरो मिल रहा है ना, तो इसमें शून्य त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर यही जो है जीरो यहाँ है और ये जो है क्या हो गया, यहाँ पर आकर रुक जाता 30 पर और ये पहुंच नहीं रहा है 0 पर, तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव एरर होता है और एक क्या होता है, निगेटिव एरर। ये पहुंचने वाला है और एक ज्यादा मात्रा में आगे चला गया है। ठीक है, ज्यादा चला गया है तो एक निगेटिव एरर होता है। तो पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं, यानी कि धनात्मक त्रुटि
पॉजिटिव जीरो एरर धनात्मक त्रुटि और निगेटिव जीरो एरर ऋणात्मक त्रुटि। तो ध्यान दीजिए पहले, ये यदि थिम्बल का जीरो, ये थिम्बल है, आप जानते हैं इस कंपोनेंट के बारे में बताया गया था, तो ये कंपोनेंट में ये स्लीव है, ये थिम्बल है। तो यदि थिम्बल का जीरो स्लीव ठीक है, स्लीव ये हो गया डेंडम लाइन और जीरो से पीछे रह जाता है तो माइक्रोमीटर्स में धनात्मक त्रुटि होती है। यह त्रुटि कितनी है इसकी पहचान करके प्रत्येक रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में से इस त्रुटि को घटाने पर सही रीडिंग आ जाती है। अब ये जो है जीरो यहाँ पर पहुँचने वाला है, यहाँ जीरो पहुँच गया है, लेकिन इसका जीरो जो है किसका, यानी कि थिम्बल का जीरो ये नहीं पहुँच रहा है, ये यही रह जा रहा है। ये जीरो यहाँ पहुँच गया, लेकिन ये जिसका जीरो नहीं पहुँच रहा है तो इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, तो जितना ये नहीं पहुँच रहा है तो उसको हिसाब से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, पूर्व रीडिंग से घटाकर उसको माइनस कर लेंगे, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है निगेटिव जीरो एरर। क्या है, निगेटिव ऋणात्मक जीरो त्रुटि। यदि थिम्बल का जीरो स्लीव पर बने जीरो, देख रहे ना, यदि थिम्बल का जीरो, थिम्बल मतलब क्या हो गया, ये थिम्बल का जीरो, देखिए ये थिम्बल है, इसका जीरो यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना जीरो। तो थिम्बल का जीरो स्लीव पर बने जीरो, यानी कि ये स्लीव है और ये स्लीव का जीरो यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना जीरो और डेडम लाइन से आगे बढ़ जाता है तो ऋणात्मक त्रुटि होती है। यानी कि ये जीरो क्या होता है, जीरो पर आ गया, लेकिन इसका आगे जो है जीरो से ऊपर आगे भाग जा रहा है, या 90 आ गया, 80 आ गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऋणात्मक त्रुटि या नेगेटिव जीरो एरर। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग्स में इस त्रुटि को जोड़ देने पर सही रीडिंग आ जाती है। और जो भी हम रीडिंग लेते हैं तो जितना रीडिंग आता है उसमें जितना ये एरर है उसको इसमें जोड़ देंगे तो ये निगेटिव जीरो एरर होगा। पॉजिटिव में घटाएंगे और निगेटिव जीरो एरर में क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। ठीक है, कुल रीडिंग में। अब इसके बाद से जो है, अब शून्य ठीक करने की विधियां यानी मेथड्स ऑफ करेक्टिंग जीरो एरर। इस जीरो एरर को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो पहला तो माइक्रोमीटर के स्लीव को यानी हुक स्पेनर या सी स्पेनर से समायोजित करके शून्य त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। ये माइक्रोमीटर है और माइक्रोमीटर का जो स्लीव है, ये स्लीव, ठीक है, ये थिम्बल है, ये स्लीव, ये वाला क्या है, स्लीव है। स्लीव को हुक स्पेनर आता है, हुक स्पेनर या सी स्पेनर से समायोजित करके, समायोजित माने एडजस्ट करके शून्य त्रुटि को ठीक किया जा सकता है। या यहाँ पर देखे ना, ये एनविल पर ये एडजस्टेबल लगा हुआ है, इसके द्वारा भी हम स्क्रू ड्राइवर के द्वारा एडजस्ट करके हम जीरो एरर को ठीक कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, दूसरा, कुछ माइक्रोमीटर की एनविल स्क्रू के द्वारा जोड़ी जाती है। देखिए स्क्रू के द्वारा जोड़ा गया है। इस स्क्रू की सहायता से एनविल को समायोजित करके शून्य त्रुटि ठीक की जा सकती है। और ये रैचेट स्टॉप, देखिए ये रैचेट स्टॉप है। ठीक है, ये क्या है, रैचेट स्टॉप। ये रैचेट स्टॉप क्या करता है कि देखिए प्रत्येक मनुष्य की शक्ति अलग अलग होती है। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते समय मनुष्य की ताकत के अनुसार रीडिंग कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए माइक्रोमीटर के साथ रैचेट स्टॉप को लगाया गया है। रैचेट का प्रयोग करके रीडिंग लेते समय एक जैसा दबाव पड़ता है, अर्थात एक सी फीलिंग यानी कि होती है। ठीक है, जिससे प्रत्येक मनुष्य के द्वारा एक जैसी रीडिंग ली जा सकती है और गलती होने की संभावना नहीं रहती है। रैचेट थिम्बल के सिरे के साथ टेल इंड पर जुड़ा रहता है। देखिए रैचेट थिम्बल के ये इंड पर जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये वाला भाग लिंक किया गया है। देखिए इसको जो है फ्रैक्शन उत्पन्न करने के लिए लाइनिंग किया गया है इस रैचेट स्टॉप पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर किया गया ना। इसके द्वारा थिम्बल घूमता है और स्पिंडल भी आगे पीछे चलता है। एक निश्चित दबाव के पश्चात रैचेट स्लिप होने लगता है और किट किट की आवाज आने लगती है। इसे बार बार घुमाने पर भी
स्पिंडल पर कोई दबाव नहीं पड़ता और रीडिंग भी स्थिर हो जाती है। इसलिए माइक्रोमीटर से मापते वक्त यानी कि मेजर करते वक्त रैचेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देखिए इसको हम घुमा रहे हैं, अब घुमा रहे हैं इसको तो ये घूमेगा, लेकिन जैसे ही इस पर स्पर्श करेगा वैसे कट करके आवाज करने लगेगा। देखिए कट करके आवाज कर रहा है ना। तो कितना शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा वो क्या करेगा, रीडिंग समान ही लेगा। क्यों? क्योंकि इसको घुमा रहा है तो उसे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यह है लॉक नट। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने के बाद स्पिंडल को लॉक करने के लिए एक लॉक नट को प्रयोग किया जाता है जो कि फ्रेम के साथ लगा होता है। इससे स्पिंडल रुक जाता है और रीडिंग स्थिर हो जाती है। ठीक है। माइक्रोमीटर से जॉब को अलग करने पर भी माइक्रोमीटर की दर्शाई गई माप नहीं बदलती है। बात सुनिए ना, यहाँ पर एक लॉक लगा होता है, यहाँ पर लॉक नहीं है इसमें क्योंकि यह 15x1 mm है, लेकिन जो और भी माइक्रोमीटर आते हैं यहाँ पर लॉक नट लगा दिया जाता है। मेजर करने के बाद उसको लॉक कर दिया जाता है। जब लॉक कर देंगे तो स्पिंडल नहीं घूमेगा, जहां पर है वहीं रुका रहेगा। हम वहां से मेजर करके यहाँ पर देखकर पता कर सकते हैं कि कितना mm या उसका डायमीटर है या थिकनेस है। ठीक है। अब उसके बाद इंसुलेटिंग प्लेट बताए थे। इसके ऊपर जो है क्या होता है कि इंसुलेटिंग प्लेट लगा दिया जाता है। तो उसका काम क्या है, माइक्रोमीटर के फ्रेम के दोनों ओर इंसुलेटिंग प्लेट लगी होती है। यह बेकालाइट, प्लास्टिक, रबर अथवा लकड़ी आदि नॉन मेटेलिक मटेरियल की बनी होती है। नॉन मेटेलिक मटेरियल माने अधातु का। ठीक है। इससे फ्रेम का अधिकांश भाग ढका रहता है। इसकी सतह को खुरदरा बनाया जाता है। इससे इसे मजबूती से पकड़ने में सुविधा होती है। माइक्रोमीटर के साथ इसे लगाने का मुख्य उद्देश्य है माइक्रोमीटर को मनुष्य की शारीरिक गर्मी से बचाना, क्योंकि माइक्रोमीटर के तापमान बढ़ने से रीडिंग गलत हो सकती है। अतः तापमान के कारण गलती होने की संभावना नहीं रहती। इंसुलेटिंग प्लेट नॉन कंडक्टर ऑफ हीट यानी उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, अर्थात यह उष्मा की कुचालक होती है। माइक्रोमीटर को माप लेते वक्त इंसुलेटिंग प्लेट से ही पकड़ना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद है कार्बाइड टिप। कुछ माइक्रोमीटर के एनविल समझ रहे हैं ना, यहाँ ये वाला भाग एनविल है, ये वाला भाग एनविल। कुछ माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल के सिरों पर टंगस्टन कार्बाइड टिप लगी होती है। टंगस्टन कार्बाइड एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है। स्पिंडल और एनविल पहले ही क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। स्पिंडल और एनविल दोनों ही पहले ही क्रोमियम स्टील के बने होते हैं जो कि काफी हार्ड होते हैं। टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगने से और भी हार्ड हो जाते हैं। एनविल और स्पिंडल के सिरे ही माप लेने के लिए प्रयोग होते हैं, अतः इन्हीं सिरों को घिसना पड़ता है। टंगस्टन कार्बाइड से इनकी कार्य की अवधि बढ़ जाती है और माइक्रोमीटर अधिक समय तक शुद्ध माप लेने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अब ये तो पहले से ही यानी कि क्रोमियम स्टील के बनाए गए हैं, लेकिन इसको और हार्ड करने के लिए इसमें टंगस्टन कार्बाइड जो है क्या लगाया जाता है, इसे कार्बाइड टिप कहते हैं। और ये जल्दी घिसता नहीं है, काफी समय तक ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है। तो कार्बाइड टिप समझ में आ गया, कहाँ लगा होता है, तो एनविल पर और इस स्पिंडल पर भी लगा दिया जाता है। ठीक है।